सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है पॉलिटी की इस हमारी ग्रेड क्लास में हम आर्टिकल नंबर 99 तक पढ़ चुके हैं। यानी कि पॉलिटी की हमारी जो पहले 10 क्लास हो चुकी हैं, जो भी विद्यार्थी जो भी स्टूडेंट इस वीडियो के माध्यम से पहली बार जुड़ रहा है, मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रहेगी भी इस वीडियो को कंप्लीट करने से पहले वो हमारी पहले की वीडियो देख ले, ताकि जो एक सब्जेक्ट को पढ़ने का फ्लो होता है ना, स्टेप बाय स्टेप, ताकि वो बन चुके। ठीक है ना। तो हमारी आज की क्लास में हम आर्टिकल नंबर 100 से लेकर के शुरू करेंगे और आगे भी बहुत सारे आर्टिकल हैं उनको पढ़ेंगे। हमारा जो आर्टिकल नंबर 100 है, क्या है उसमें? हमारा आर्टिकल नंबर 100 है भाई, सदनों में मतदान, यानी कि सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में जो वोटिंग होगी, रिक्तियां पद का खाली होना और कोरम के बावजूद सदनों के कार्य करने की शक्ति। यानी कि ये सारी की सारी बातें हम आर्टिकल नंबर 100 के भाग में पढ़ेंगे। ठीक है ना। अच्छा, जो 100 है उसके पहले भाग में क्या है भाई? लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभापति का निर्णायक मत, यानी कि जो हमारी लोकसभा है उसका अध्यक्ष, जो लोकसभा अध्यक्ष है, और राज्यसभा का तो प्रेसिडेंट ही होता है, वो अपना वोट डाल सकते हैं। किस केस में डालेंगे? वो सिर्फ भाई मान लिया कोई बिल आता है, लोकसभा के अंदर आता है, ठीक है, 100 वोट तो उसके फेवर में है और 100 उसके अगेंस्ट में है, ऐसे तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगी ना, वो बिल पास ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष अपना वोट डालकर उस बिल को पारित भी करवा सकता है, उसके फेवर में डाल के, और उसके अगेंस्ट में डाल के उसको कैंसिल भी करवा सकता है, यानी कि वो लोकसभा से पास नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार राज्यसभा में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन आ जाती है भाई, इतने ही तो उसके फेवर में है, इतने ही अगेंस्ट में है, तो राज्यसभापति यानी कि प्रेसिडेंट भी अपना वोट डालकर क्या कर सकता है? उस बिल को पारित करवाना चाहे तो पारित करवा सकता है, कैंसिल करवाना चाहे तो कैंसिल भी करवा सकता है। यानी कि इस केस में हमने ये देखा, यानी कि जो लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभापति का जो वोट होगा वो एक डिसीजन वोट होगा, किसी भी बिल को पास करवाने या उसको कैंसिल करवाने में। तो इसलिए जो उसका वोट है ना, उसका वोट कैसा कहलाएगा भी? निर्णायक मत, यानी कि डिसीजन वोट होगा उसका। ठीक है ना। वैसे नॉर्मली क्या है कि भी लोकसभा अध्यक्ष को और राज्यसभापति को वोट करने की पावर नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये जब होता है जब इक्वल वोट आ जाए किसी बिल पर। 100 का जो भाग 2 है उसमें क्या है? संसद के किसी भी सदन सदस्यता की रिक्ति होने पर भी उस सदन को कार्य करने की शक्ति होगी। जैसे कि भी हमारी संसद है, उसके 2 भाग हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें जो अलग अलग मेंबर हैं, ऐसा नहीं है कि भी कोई भी कार्यवाही करने के लिए सभी का उपस्थित होना जरूरी है। अगर कोई वहां पर नहीं आया हुआ, यानी कि अब्सेंट है, उसके पद की रिक्ति है, सदस्यता की रिक्ति है, तो वह सदन कार्यवाही कर सकता है। अच्छा, इसमें एक छोटी ही बात और मेंशन है। मान लिया कोई ऐसा व्यक्ति संसद तक पहुंच गया जो उस संसद की योग्यताएं पूरी नहीं कर सकता था उस सदन की, ठीक है ना, और वो किसी तरह वहां तक पहुंच गया और उसने उसके टाइम में कुछ ऐसे बिल भी आए जिस पर उसने वोट डाला, और ये बात पता चलती है बाद में संसद को। भाई ऐसा ही मान के चल लेते हम, कोई 24 साल का व्यक्ति था जो इलेक्शन जीत करके लोकसभा में चला गया, ठीक है ना, और उसने वहां पर 1 साल तक वो रहा, ठीक है, उस दौरान कुछ बिल भी आए होंगे, उसमें उसने अपनी वोट भी डाली होगी, ठीक है ना, और 1 साल के बाद पता चलता है भाई वह तो लोकसभा के सदन की योग्यता को ही पूरा नहीं करता। तो इस केस में क्या होगा? जो संसद है उसको उसकी सदस्यता को रद्द कर सकती है, लेकिन उसने जिन जिन बिल पर वोट डाला है वह कार्यवाही मान्य होगी, ठीक है ना। उसका क्या किया जाएगा? उसकी खाली सदस्यता रद्द की जाएगी, लेकिन उसने जो कार्यवाही की है इस दौरान, तो वो उसकी कार्यवाही मान्य की जाएगी। ये बात भी मेंशन है 100 के दूसरे भाग में। अगला जो चौथा है भाई, 100 का चौथा भाग, उसमें क्या? लोकसभा की गणपूर्ति, लोकसभा की क्या है भाई? गणपूर्ति, जिसको भाई इंग्लिश में कोरम बोलेंगे। ये दोनों वर्ड याद रखने, क्योंकि क्या होता है एग्जाम वाला कई बार तो हिंदी में लिख के दे देता है और कई बार इंग्लिश का वर्ड यूज कर लेता। क्या होता है कोरम? भाई लोकसभा में कोई भी कार्यवाही करने के लिए, संसद में कोई भी कार्यवाही करने के लिए, यानी कि लोकसभा हो या राज्यसभा, उसमें
सदन की सदस्य संख्या का 1/10 हिस्सा प्रेजेंट होना जरूरी है। जैसे कि मैं बोलूं हमारी लोकसभा में 552 पद हैं, ठीक है ना, उसमें से भाई बटा 10 यानी कि 55 सदस्य का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी लोकसभा की कार्यवाही आगे बढ़ पाएगी। अगर 54 भी है ना, तो लोकसभा का अध्यक्ष क्या कर सकता है, उस सदन को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकता है, यानी कि वो जब तक प्रेजेंट नहीं होगा, जब तक कम से कम भी 55 सदस्य सदन के अंदर मौजूद नहीं हो जाते। कई बार पूछ लिया जाता भाई जो लोकसभा की कोरम के लिए मतलब कितने सदस्यों का उपस्थित होना जरूरी है। अगर सदस्य संख्या की बात करें तो 55, और वैसे पूछे तो भाई सदस्य संख्या का कितना 1/10, ठीक है भाई। इसके बाद है भाई आर्टिकल नंबर 101। आर्टिकल नंबर 101 में क्या है, सांसद के स्थानों का रिक्त होना, यानी कि जो सांसद हैं उनके पदों को किस किस तरीके से खाली भी किया जा सकता है। देखो पहला है भाई 101 के पहले भाग में कोई भी व्यक्ति 2 सदनों का सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि मान लो कोई व्यक्ति लोकसभा का भी सदस्य है, कोई राज्यसभा का भी सदस्य है, तो वो 2 सदनों का कभी भी सदस्य नहीं हो सकता, यानी कि उसको अपना एक तरफ से क्या करना होगा, कोई भी पद छोड़ना होगा, यानी कि अपना पद को क्या करना होगा, उसको रिक्त करना होगा, चाहे वो उसके ऊपर विवेक के ऊपर डिपेंड है, वो लोकसभा का पद खाली करे या फिर राज्यसभा का। इसी का भाई जो 4th भाग है वो क्या है, यदि संसद का कोई सदस्य 60 दिन से ज्यादा बिना अनुमति के अनुपस्थित रहता है तो संसद उसकी सदस्यता को रिक्त कर सकती है, उसके पद को खाली कर सकती है, ठीक है ना। उसकी सदस्यता संसद की रद्द की जा सकती है। कब की जा सकती है, वो बिना मतलब बिना अनुपस्थिति के, यानी कि बिना इन्फॉर्म किए अगर वो गैर हाजिर होगा तो क्या कर दिया जाएगा भाई, उसके सदन की सदस्यता को रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है ना। अगला है भाई आर्टिकल नंबर 105। आर्टिकल नंबर 105 में क्या, जो हमारे सांसद हैं, एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, की विशेष शक्तियां, उनके पास कुछ जो विशेष पावर हैं, वह विशेषाधिकार, उनको कुछ विशेष अधिकार दिए गए भाई, जैसे उनको घूमने के लिए गाड़ी वगैरह, रहने के लिए जो घर वगैरह मिलते हैं, ठीक है ना, उनका वर्णन है भाई इसके अंदर। आर्टिकल नंबर 106 में क्या, सांसदों के वेतनों का निर्धारित करती है। एक बार पूछा गया था कि भाई जो सांसद है उसका वेतन कौन निर्धारित करेगी, भाई संसद करेगी, और कौन से अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल नंबर 106। विद्यार्थियों जैसा कि आपने देखा होगा बीच बीच में मैंने है ना कुछ स्किप किए हुए हैं, जैसे 1, 2 के बाद डायरेक्ट मैंने 4th बोल दिया। क्या है भाई, हमने है ना पॉलिटी के हर एक आर्टिकल को नहीं करना है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से या जो बार बार पूछे गए हैं हम उनको पढ़ते हुए चलेंगे। जरूरी नहीं है कि हमको एक लाइन में सभी के सभी याद हो, ठीक है ना। तो ये हमारा आर्टिकल नंबर 106 लास्ट में जो हमने पढ़ा, भाई संसद सांसदों के वेतनों को निर्धारित करती है, कौन से अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद नंबर 106। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल है वो है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 108, ठीक है। क्या है आर्टिकल नंबर 108 में, देखो आर्टिकल नंबर 108 है राष्ट्रपति को संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार। संयुक्त बैठक यानी कि भाई ज्वाइंट सीटिंग। ये क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट होता है कि भाई जो संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति के द्वारा किस अनुच्छेद का प्रयोग करते हुए बुलाया जाता है, ठीक है ना। संयुक्त बैठक का मतलब है भाई हमारी संसद के अंदर 2 सदन है, लोकसभा व राज्यसभा। वैसे तो वो अलग अलग बैठते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को ये पावर है कि भाई वो उन दोनों को एक साथ बैठा सकता है। लेकिन किस केस में बैठाएगा, ये देखो, मान लिया लोकसभा कोई बिल लेकर के आती है और वो राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, कोई साधारण विधेयक है जो लोकसभा के अंदर पेश किया गया लेकिन राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, या फिर राज्यसभा कोई ऐसा बिल लेकर के आती है जो लोकसभा से पास नहीं हो रहा, तो इस केस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है भाई, उन दोनों को सदनों को एक साथ बैठा के उनके बीच में जो भी मतभेद, मतलब किस कारण से वो पास नहीं कर पा रहे, इस वजह से क्या कर सकता है, वो उन दोनों को एक साथ उनका अधिवेशन कर सकता है, जिसको ज्वाइंट सीटिंग बोलते हैं। क्या कर सकता है भाई इसमें, यदि कोई साधारण
विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति है। साधारण विधेयक पर दोनों सदनों में असहमति है, दोनों सदनों में असहमति है, ठीक है ना भाई। इस केस में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उन दोनों को एक साथ बुला सकता है, उनके बीच में ज्वाइंट सीटिंग हो सकती है। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल आता है भाई 109, धन विधेयक का विशेष प्रावधान, ठीक है ना। इसमें देखो क्या बोला गया, धन विधेयक का विशेष प्रावधान। जो इससे अगला आर्टिकल होने वाला वो है खाली धन विधेयक या फिर धन विधेयक की परिभाषा। तो दोनों के अंदर कंफ्यूज नहीं होना। जो 109 है धन विधेयक, जिसको मनी बिल भी बोलते हैं, उसके बारे में कुछ विशेष प्रावधान है। कैसे भाई, पहली बात तो जो धन विधेयक जब भी संसद में पेश किया जाएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाएगा। पहला पॉइंट लिखेंगे हम, इसको राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है ना। दूसरा भी, इसको हमेशा लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यानी कि जो मनी बिल होता है ना, उसको कहां पे पेश किया जाता है, उसको भाई लोकसभा में पेश किया जाता है, न कि राज्यसभा में। इसको पहले लोकसभा में पेश किया जाता है, लोकसभा में पेश किया जाता है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई जो धन विधेयक है उसको पहले कहां पेश किया जाएगा, उसको भाई लोकसभा में, इसको डायरेक्ट राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता। तीसरा जो क्वेश्चन है इससे बनता है भाई जो धन विधेयक है ना, वो धन विधेयक एक्चुअली में है कि नहीं है, वो कौन डिसाइड करेगा, वो इसका लोकसभा का अध्यक्ष डिसाइड करेगा, ठीक है ना। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करेगा, ठीक है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। ठीक है भाई। अब माइंड में एक चीज और क्रिएट हो रही होगी, अगर भाई एक्चुअली में ये धन विधेयक क्या है। जो अगला आर्टिकल होने वाला भाई उसमें धन विधेयक की डेफिनेशन ही है, वहां मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा भाई धन विधेयक यानी कि मनी बिल एक्चुअली में होता क्या है, क्या क्या इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है ना। उससे पहले एक बार इसके विशेष प्रावधान देखो, ठीक है। अच्छा भाई क्या है, हमने पढ़ा अब भाई जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ओके, कहां पेश किया जाता है, लोकसभा के अंदर पेश किया जाएगा पहले, उसके बाद ये राज्यसभा के अंदर जाएगा। वहां पर इस पे जो भी बहस वगैरह होनी होगी पहले लोकसभा में होगी, उसके बाद क्या होगी राज्यसभा में। कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं इसका डिसीजन लेने का अधिकार किसके पास है, ये लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना। मान लिया कोई विधेयक आ गया और जो सांसद है अपोजिशन के नहीं मान लो, वो ये कहने लगे ये तो एक्चुअली में मनी बिल है ही नहीं, तो इस विषय पर जो डिसीजन मान्य होगा वो है कि नहीं धन विधेयक, किसका मान्य होगा, लोकसभा के अध्यक्ष का, ठीक है ना। अच्छा भाई इसका निर्णय कौन लेगा भाई, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसके बाद जाएगा ये राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा धन विधेयक को ज्यादा से ज्यादा 14 दिन तक रोक के रख सकती है। अगर 14 दिन के अंदर वो इसको वापस नहीं करती तो भाई उसको पारित समझ लिया जाता है, ठीक है ना। देखो राज्यसभा इसको 14 दिन तक रोक सकती है, अगर 14 दिन के अंदर वापस नहीं करती है इसको तो उसको पारित समझ लिया जाता है। दूसरा क्या, राज्यसभा, ठीक है ना। और दूसरा क्या, राज्यसभा इसमें सिर्फ सुझाव दे सकती है, उसके अंदर कोई संशोधन भी नहीं कर सकती, ठीक है ना। राज्यसभा इसमें सिर्फ सुझाव दे सकती है,
सुझाव दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन नहीं कर सकती, नहीं कर सकती। ठीक है ना भाई। चलो अब फिर से डाउट क्रिएट होगा, अब भाई जब 14 दिन से ज़्यादा वो रोक भी नहीं सकती और वो ना इसमें सिर्फ सुझाव दे सकती है, संशोधन भी नहीं कर सकती, तो फिर राज्यसभा में भेजने का मतलब ही क्या बनता है। ठीक है ना, सारे डाउट्स क्लियर होंगे। बस जस्ट डेफिनेशन के बाद एक्चुअली में धन विधेयक क्या होता है भाई, और वो डेफिनेशन 110 के अंदर मेंशन है। और भाई मेरा जो पॉलिटी पढ़ाने का तरीका वो है आर्टिकल वाइज। ठीक है ना, ऐसे भाई 108, 109, 110 इस तरीके से। ठीक है ना, थोड़ा पेशेंस हो रखना। अच्छा भाई अगला क्या है भाई, राज्यसभा 14 दिन तक ज्यादा से ज्यादा रोक सकेगी, राज्यसभा इसमें सिर्फ सुझाव दे सकती है, संशोधन नहीं कर सकती। एक इसके बारे में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई धन विधेयक पर कभी भी संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। यानी कि आर्टिकल नंबर 108 में क्या पढ़ा हमने, अगर कोई विधेयक पारित नहीं होता है तो क्या होगा, उसमें ज्वाइंट सीटिंग बुला ली जाएगी, लेकिन धन विधेयक में संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। ठीक है ना, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसको दोनों जगह अलग अलग से पारित ही करवाना पड़ता है। ठीक है ना, अधिवेशन नहीं हो सकता। इसके बाद है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 110, धन विधेयक की परिभाषा। धन विधेयक की परिभाषा क्या होता है? धन विधेयक किसको कंसीडर करते हैं हम धन विधेयक? देखो मान लिया सरकार को कोई टैक्स है, वो बढ़ाना हो, घटाना हो या फिर उसको नील करना हो। ठीक है ना, वो चीजें किसके अंदर काउंट होगी? धन विधेयक के अंदर। दूसरा, सरकार को मान लिया कोई ऋण लेना है, सरकार को कोई ऋण लेना है, वो भी किसके अंदर मेंशन किया जाएगा भाई? वो किया जाएगा धन विधेयक के अंदर। संचित निधि में से कोई धनराशि निकालनी है, संचित निधि से धनराशि निकालना, धनराशि निकालना, ये भी किसके अंदर आता भाई? हमारा आर्टिकल नंबर 110 यानी कि धन विधेयक। अब देखो भाई, जैसे मान लिया जो भी प्रेजेंट में गवर्नमेंट है भाई, वो ऐसे ही नहीं कोई भी टैक्स अपनी मनमर्जी से बढ़ा देगी या फिर उसको घटा देगी। ठीक है ना, उसको सारी चीजों को संसद से पारित करवाना पड़ता है, जो किसके अंदर काउंट किया जाता है? वो धन विधेयक के अंदर। और मान लिया ऐसे भी नहीं है भाई, सरकार कुछ भी चाहे कहीं से भी ऋण लेके कुछ भी कर देगी, उसके लिए भी उसको संसद से पारित करवाना पड़ता है। और रही बात संचित निधि से, संचित निधि से अगर धनराशि निकालनी होती है तो सबसे पहले उसका ब्यौरा संसद के समक्ष पेश किया जाता है, तब जाकर के हम क्या कर सकते हैं भाई? संचित निधि से धनराशि निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि भी जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट होती है उसका मतलब ये नहीं है अगर वो सरकार में है तो वो कुछ भी करेगी, उसको हर चीज का ब्यौरा देना पड़ता है, सब कुछ संसद के समक्ष रखना पड़ता है। अब इस डेफिनेशन के बेस पे देखो आर्टिकल नंबर 109 यानी कि धन विधेयक, यानी कि अगर इन चीजों में कुछ चेंज करना है तो क्या लाना पड़ेगा? धन विधेयक। और धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से पेश किया जाता है। ठीक है ना, ऐसा करो, देखो मान लिया सरकार को कोई ऋण लेना है भाई, ठीक है ना, वो ऋण लेने से पहले क्या करेगी भाई? वो संसद के समक्ष अपना विधेयक लेकर के आएगी। ठीक है ना, वो इस बात की राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले लेती है, अब भाई हम ऐसे ऐसे एक विधेयक लाने जा रहे हैं, सरकार को इस समय फंड की जरूरत है। ठीक है ना, क्या है, अगर वो पहले से अनुमति ले लेंगे तो बाद में जब वो पारित होकर के जाएगा उसको राष्ट्रपति नेग्लेक्ट नहीं कर सकता, उसको उस पर अपने सिग्नेचर देने पड़ते हैं। ठीक है ना, इसको पहले लोकसभा में पेश किया जाता है भाई, जो धन विधेयक है उसको राज्यसभा में नहीं, उसकी शुरुआत पारित होने की कहां से की जाती है? लोकसभा से। ठीक है, दूसरी बात, धन विधेयक, कोई भी विधेयक धन विधेयक है कि नहीं, इसका डिसीजन किसको लेना होता है? इसका डिसीजन लेना होता है लोकसभा के अध्यक्ष को। ठीक है,
अगला है भी राज्यसभा इसको 14 दिन रोक सकती है। राज्यसभा इसमें ना तो कोई सुझाव दे सकती है और ना इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकती है, ठीक है ना। फिर बात ये आती है भी राज्यसभा मैक्सिमम इसको ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकेगी, और अगर वो 14 दिन से ज्यादा रखती है तो उसको ऑटोमेटिकली पारित समझ लिया जाता है, ठीक है ना। और ना वो उसमें सुझाव दे, वो इसमें सिर्फ सुझाव दे सकती है भाई तुम इसमें ऐसा चेंज कर सकते हो, संशोधन वो भी नहीं कर सकती। तो एक बात आती है माइंड में, जब वो 14 दिन से ज्यादा रोक नहीं सकती, संशोधन नहीं कर सकती, तो धन विधेयक को राज्यसभा में भेजने का मतलब क्या बनता है भाई। इसमें सरकार का उद्देश्य क्या होता है भाई, अपनी नीतियों को सदन के समक्ष रखना, ठीक है ना। यानी कि ऐसा मान लो सरकार को भी ऋण लेना है, ठीक है, वो लोकसभा से तो पारित हो गया, और लोकसभा से तो वो वैसे भी पारित हो जाएगा क्योंकि जब कोई भी गवर्नमेंट आती है मेजोरिटी के साथ ही आती है, यानी कि लोकसभा से तो वो इजीली पास हो जाएगा। मान लिया राज्यसभा के अंदर उस गवर्नमेंट की मेजोरिटी नहीं है, तो फिर वो तो वहां से तो किसी भी हाल में पारित नहीं हो पाएगा। और सरकार को जरूरत है ऋण की फिलहाल एट प्रेजेंट देश के अंदर, और राज्यसभा तो फिर वहां से पास ही नहीं होने देगी उसको। सरकार को जरूरत है धन की, राज्यसभा से पारित नहीं होगा, ऐसे तो मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगा सरकार के सामने। तो इसीलिए राज्यसभा क्या करेगी, ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक सकेगी भाई। राज्य सरकार ज्यादा से ज्यादा 14 दिन रोक लेगी, उसके बाद ऑटोमेटिकली पारित हो जाएगा, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा 14 दिन रोक सकती है, राष्ट्रपति की हम पहले ही परमिशन ले चुके हैं, तो इस केस में धन विधेयक क्या हो जाएगा, इजिली पास हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा भाई, दूसरी मेन बात, धन विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, देखो मेजोरिटी है, लोकसभा से तो पास ही हो गया, राज्यसभा मैक्सिमम 14 दिन रोक पाएगा, तो फिर इस पर ज्वाइंट सीटिंग का तो फिर मतलब ही नहीं बनता, ठीक है ना। मान लो जैसे देश के अंदर अभी क्राइसिस आ गई थी, जैसे कि भाई कोरोना आया था, ऐसे में सरकार को ऋण की जरूरत पड़ गई थी, ठीक है ना, पड़ जाए मतलब, तो भाई लोकसभा से तो पास हो गया था ना, राज्यसभा पास ही नहीं करेगी, क्योंकि विपक्ष तो हमेशा यही चाहेगा ना कि भाई किसी भी तरीके से सरकार गिरे, ठीक है। तो इसीलिए ये सोच समझ करके प्रावधान किया गया है कि भी राज्यसभा मैक्सिमम इसको 14 दिन रोक पाएगी, अगर वो पारित नहीं करती है तो ऑटोमेटिकली पारित हो जाएगा, ठीक है। और राष्ट्रपति की भी पहले इसीलिए परमिशन ली जाती है ताकि आगे चल के किसी तरीके की प्रॉब्लम ना आए, ठीक है ना। धन विधेयक को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई धन विधेयक की क्या डेफिनेशन होती है। सरकार को अगर कोई टैक्स बढ़ाना है, घटाना है, या बिल्कुल उसको शून्य करना है, ठीक है ना। ये हमारे थे इसमें 3 अनुच्छेद, 108, 109, 110, ठीक है ना। इसके बाद जो अगला अनुच्छेद आता है भाई वो है हमारा आर्टिकल नंबर 111। आर्टिकल नंबर 111 है हमारा विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति। इस बात का तो डिस्कशन हम पहले ही कर चुके हैं भाई, जब भी कोई बिल या विधेयक संसद के अंदर लाया जाता है, पहले तो वो दोनों सदनों से पारित होता है, जब उस पर राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर कर देता, अपने हस्ताक्षर कर देता है, तभी जाकर के वो अधिनियम कानून के अंदर कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। जब भी राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक आएगा, उसके को है ना 3 पावर दी गई हैं, जिनको विटो पावर के नाम से हम जानते हैं। यानी कि राष्ट्रपति के पास कितनी विटो पावर है, 3 विटो पावर है भाई, ठीक है ना। और कौन सी में क्या क्या है, देखो पहले वाली है भाई अत्यंतिक विटो, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट विटो। इस विटो का प्रयोग किस तरीके से किया जा सकता है, देखो मान लिया कोई विधेयक लोकसभा से व राज्यसभा से पारित हो जाता है और वो फिर पहुंचता है राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति तक जब वो पहुंचता है तब तक क्या होता है भाई, जो कैबिनेट है ना वो खारिज हो जाता है। तो इस पर क्या होता है, राष्ट्रपति विटो पावर का प्रयोग करते हुए उस कानून को भी कैंसिल कर देता, सॉरी उस बिल को भी कैंसिल कर देता है, क्योंकि जब कैबिनेट ही नहीं रहा जो वो बिल लेके आए थे, तो उस अधिनियम का, उस बिल की कोई वैल्यू नहीं रह जाती, ठीक है ना। क्या लिखोगे इसमें, जब कोई बिल संसद से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है, लेकिन
उससे पहले ही कैबिनेट खारिज हो जाता है। कैबिनेट मतलब खत्म हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है, कैबिनेट सस्पेंड हो जाता है तो उस बिल की भी कोई वैल्यू नहीं रहती। तो इस एब्सोल्यूट वीटो का पावर का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति उस बिल को भी क्या कर देता भाई, खारिज। ठीक है ना। इनके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है, क्या एब्सोल्यूट वीटो पावर का प्रयोग किसी प्रेसिडेंट ने किया? बिल्कुल किया भाई। 1954 में इस वीटो पावर का प्रयोग यूज किया था किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है ना। और 1991 में इसी वीटो पावर का प्रयोग किया था आर वेंकट रमन ने। किसने? आर वेंकट रमन ने, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बन जाएगा भाई, आर वेंकट रमन ने कौन सी वीटो पावर का प्रयोग किया था भाई? उन्होंने किया था कौन सी? एब्सोल्यूट वीटो का, ठीक है ना। इसके बाद जो अगली वीटो पावर है वो है भाई निलंबनात्मक वीटो, यानी कि सस्पेंसिव वीटो। इसके तहत क्या होता है, जब कोई भी अधिनियम दोनों सदनों से पारित होकर के प्रेसिडेंट के पास पहुंचता है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकता है, उस अधिनियम को पुनर्विचार के लिए दोबारा संसद के पास भेज देता है। लेकिन अगर बिना संशोधन किए वो दोबारा से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति को उस बिल पर अपनी सहमति देनी होती है, यानी कि उस पर हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, ठीक है ना। क्या लिखोगे इसमें? जब राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है, पुनर्विचार के लिए लौटा दे और बिना संशोधन के वो अधिनियम दोबारा पारित हो जाए, वो अधिनियम दोबारा पारित हो जाए, संसद से पारित हो जाए, तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ेगी भी। तो राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी पड़ती है, अपनी सहमति देनी पड़ती है। जब तक कोई भी विधेयक है, जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं होंगे तब तक वो बिल या विधेयक ही रहेगा, उसको हम कानून नहीं बोलेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर कर देगा, अपने हस्ताक्षर कर देगा, तो फिर वो बिल नहीं रहता, फिर वो विधेयक नहीं रहता, फिर वो कानून बन जाता है, ठीक है ना। अच्छा, निलंबनात्मक वीटो पावर में क्या है भाई, जिसको सस्पेंसिव वीटो बोलते हैं भाई, जब राष्ट्रपति किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए संसद को दोबारा भेज देता है और संसद उसमें बिना संशोधन किए फिर से पास कर दे, तो ऐसे केस में राष्ट्रपति को अपनी सहमति देनी होगी उस बिल के ऊपर। क्या इस वीटो पावर का प्रयोग किसी प्रेसिडेंट के द्वारा किया गया? हाँ, बिल्कुल किया गया भाई। इस वीटो पावर का प्रयोग डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने, ठीक है ना, अब्दुल कलाम ने भी, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो तीसरी पावर है भाई, वो कौन सी है? पॉकेट वीटो, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें कोई जब बिल पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति उसका बिना रीजन बताए अनंत काल के लिए अपने पास होल्ड करके रख सकता है। यानी कि हम उसको ऐसे कह सकते हैं कि भाई उसको अपनी जेब में डाल लेगा, पॉकेट में, ना रीजन बताएगा भाई मैं क्यों नहीं सिग्नेचर कर रहा, तो उसको बोलते हैं भाई पॉकेट वीटो, ठीक है ना। जब राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को बिना कारण बताए
अनंत काल तक रोक सकता है, अनंत काल तक रोक सकता है, अनंत काल तक रोक सकता है। कौन सी वीटो पावर के तहत भाई? पॉकेट वीटो। अब वही बात आती है, क्या इस वीटो पावर का प्रयोग किसी ने किया? बिल्कुल किया भाई, ज्ञानी जैल सिंह ने किया था। एक डाकघर संशोधन विधेयक आया था, उसको क्या था, सिग्नेचर नहीं किए थे ज्ञानी जैल सिंह ने, उसको अपने पास क्या कर लिया था, होल्ड कर लिया था, ठीक है ना। इस वीटो पावर का प्रयोग किसने किया भाई? ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह ने, ठीक है ना। ये था हमारा आर्टिकल नंबर 111, जिसमें राष्ट्रपति के पास 3 वीटो पावर है किसी भी विधेयक को लेकर के, ठीक है ना। तीनों के अपने अलग अलग रीजन है, क्यों होल्ड करके रखेगा वो, और तीनों को किस किस ने प्रयोग किया, किस किस राष्ट्रपति ने इनका प्रयोग किया, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। इसके बाद जो अगला हमारा अनुच्छेद है वो है भाई हमारा अनुच्छेद नंबर 112। आर्टिकल नंबर 112 में है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या? वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बोलेंगे हम एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना, स्टेटमेंट। मैं आपको आज एक ऐसी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं जिसका जिक्र लगभग हम करते ही हैं, ठीक है ना। जब बात इकोनॉमिक्स की होती है तो हम एक वर्ड यूज करते हैं, बजट। अब की बार सरकार बजट में ये लेकर के आई, ठीक है ना। एक्चुअली में जो हमारा संविधान है ना, उसमें बजट नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। जो बजट होता है उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल नंबर 112 के तहत, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें सरकार पूरे साल का विवरण देती है कि कहां पर हमने कितना पैसा कैसे स्पेंड किया, कहां से आया कहां से गया, ठीक है ना, बजट के अंदर। या फिर अगले साल में हम किस प्रकार से रिवेन्यू हमारे पास आएगा, किस तरीके से हम खर्च करेंगे, वो आर्टिकल नंबर 112 के तहत क्या होता है? वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है ना। यानी कि संविधान के अंदर बजट नाम का कोई वर्ड नहीं है। ओके, ये है हमारा आर्टिकल नंबर 112। इसके बाद जो अगला आर्टिकल आता है हमारा अगला अनुच्छेद, अनुच्छेद नंबर 114, जिसको बोलते हैं विनियोग विधेयक, यानी कि एप्रोप्रिएट बिल, एप्रोप्रिएट बिल, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता भाई? मैंने बताया था जो गवर्नमेंट होती है वो अपनी मनमर्जी से, ऐसा नहीं है अब भाई पैसे निकाल लेगी गवर्नमेंट। जो हमारा संचित निधि होती है, जो संचित निधि क्या होती है? जितना भी टैक्स वगैरह हम पे करते हैं, यानी कि जो भी गवर्नमेंट ऑफिस में हमारे द्वारा जो फीस वगैरह डिपॉजिट करवाई जाती है थोड़ी बहुत, वो एक्चुअली कहाँ पर जा करके डिपॉजिट होती है? वो सरकार का अकाउंट है, एक आर्टिकल नंबर 266 के तहत संचित निधि, जिसको बोलते हैं अकमलेटेड फंड। सारा का सारा पैसा टैक्स वगैरह का सारा वहां जाकर के जमा होता है। फिर उसी अकाउंट में से, अकाउंट समझो उसको, फिर उसी में से हमको सैलरी वगैरह या फिर ये सरकार वगैरह जो भी प्रोजेक्ट वगैरह लेकर के आते हैं, जो भी सरकार खर्च करती है किसी भी चीज पर, उसी में से धनराशि निकालती है। और उस धनराशि को निकालने से पहले उस खर्चे को संसद के सामने पेश किया जाता है। उसके लिए वो विधेयक लाया जाता है कि भाई इतना इतना पैसा हम फलानी जगह पर लगा रहे हैं, इस प्रोजेक्ट पर लगा रहे हैं, ये स्कीम लेकर के आ रहे हैं। उसको जो विधेयक लाएंगे वो पैसा निकालने के लिए, उसको क्या बोलेंगे? विनियोग विधेयक, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? संचित निधि से, संचित निधि से पैसा निकालने के लिए लाया गया विधेयक, बिल, लाया गया विधेयक, ठीक है ना, ठीक है ना। वार्षिक विधि 112 में तो भाई हमको ऐसे ऐसे पैसा खर्च करना है ये मेंशन करेंगे। 114 में से फिर भाई वो खर्चा बताया उसको निकालना भी है, ठीक है ना, निकाल लिया। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 117। आर्टिकल नंबर 117 क्या है? फाइनेंस बिल, फाइनेंस बिल,
ठीक है ना। ध्यान रखना ये फाइनेंस बिल है भाई 117 के अंदर, वित्त विधेयक। आगे चल के हम एक और पढ़ेंगे वित्त आयोग, वो फाइनेंस कमीशन होगा जो 200 आर्टिकल नंबर 280 में। 117 में क्या वित्त विधेयक, दोनों में कंफ्यूज मत होना कि भाई दोनों एक ही चीज है। ये वित्त विधेयक में के अंदर क्या होता है भाई, इसके अंदर सरकार ये बताती है जो पैसा उन्होंने यहाँ पे निकाला था उसको कैसे खर्च किया है, उसको कैसे व्यय किया है, उसको कैसे स्पेंड किया गया है, ये सारा का सारा विवरण होता है। ठीक है ना। देखो वित्त, वैसे वित्त वर्ड को हम धन से रिलेटेड कर लेते हैं, फाइनेंस से, लेकिन जो धन विधेयक है आर्टिकल नंबर 110 और ये 117 में जो वित्त विधेयक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। उसमें क्या है, डेफिनेशन है धन विधेयक की, कोई भी टैक्स वगैरह लगाना हो, हटाना हो, टैक्स ऋण लेना हो, ठीक है। लेकिन इस वित्त विधेयक में क्या होता है भाई, सरकार ने खर्चा कैसे कहा किया, कौन पैसा कहां पर गया, आर्टिकल नंबर 117। इसके बाद आता है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 123, अध्यादेश जारी करने की राष्ट्रपति की क्या है, विधायी शक्तियां, करने की विधायी शक्तियां किसको भाई, राष्ट्रपति को। ठीक है। ये वैसे जब मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया था उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था भाई, राष्ट्रपति के पास ये पावर होती है, लेकिन मैंने कहा था इन डिटेल आगे चल के हम पढ़ेंगे। जैसे बीच बीच में आई भी भाई वीटो पावर आई, उसके बाद क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति आई। ठीक है ना। चलो, अध्यादेश क्या होता है भाई, जो हमारे संसद के सदन है दोनों के दोनों, वो हमेशा संसद के अंदर प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है ना, सत्र चलते हैं, वो उसी टाइम पे आते हैं वहां पे। ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कई बार भाई, जब संसद के अंदर कोई सा भी सदन मौजूद नहीं है और कुछ कानून लाना पड़ जाए तो राष्ट्रपति को एक विधेय शक्ति दी गई है। क्या दी गई है भाई, जब दोनों सदन संसद के अंदर नहीं होंगे तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से एक अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है ना, जिसका प्रभाव कब तक रहेगा, जब तक संसद वापस नहीं आती, 6 सप्ताह तक। ऐसा कर लिया, मान लो आज संसद का सत्र खत्म हो गया, सभी सांसद चले गए, ठीक है, और कल को ही क्या होगा, राष्ट्रपति को ऐसा लगा भाई कोई कानून बनाए जाने की सख्त जरूरत है। अब जो सांसद हैं भाई वो तो अपना आएंगे अगले सत्र में, इस बीच राष्ट्रपति क्या कर सकता, अपनी मर्जी से, अपने विवेक से कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है, और उसके द्वारा वो अध्यादेश जारी किया गया कब तक लगेगा, कब तक जारी रहेगा, वो तब तक जारी रहेगा जब तक संसद के दोनों सदन वापिस नहीं आ जाते। और वो जब वापिस आएंगे मैक्सिमम टाइम तक वो 7 सप्ताह तक ही 6 सप्ताह तक ही लागू रह सकता है। समझे मेरी बात को। आज सत्र खत्म हो गया, संसद चलेगी, सांसद अपने अपने घर चलेगी, कल को राष्ट्रपति विधेयक लेकर के आ गए, 2 महीने के बाद अगला सेशन आता है। उस सेशन के स्टार्ट होने से मैक्सिमम कितने दिन और ये अध्यादेश जारी रह सकता है, मैक्सिमम 6 सप्ताह, यानी कि मैक्सिमम 42 दिन। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। ठीक है ना। लिखो, जब संसद में दोनों सदन नहीं हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद की तरह ही होगा, मतलब जो संसद कानून बनाती है उसी की तरह रहेगा, संसद, उसका प्रभाव संसद की तरह ही होता है। ठीक है ना। यह संसद के अगले सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा, 6 सप्ताह तक प्रभावी रहेगा। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा भाई। ठीक है ना। जब तक अगला सत्र नहीं होता तब तक तो ये लागू रहेगा ही, जब वो वापस आ जाएंगे संसद के अंदर तो उस टाइम पे ये मैक्सिमम 6 सप्ताह तक ही लागू रहेगा।
लेकिन जब संसद के दोनों सदन भाई वहां पे प्रेजेंट है तब राष्ट्रपति ऐसा कोई अध्यादेश जारी नहीं कर सकता उनकी मौजूदगी में। ठीक है ना, क्या लिखोगे? लेकिन जब दोनों सदन संसद में हैं तो राष्ट्रपति को यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं होती। यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं होती भाई। ठीक है ना, ये था हमारा आर्टिकल नंबर 123। ठीक है ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बीच में हमारी कुछ कंटिन्यूटी नहीं बन पाई थी, लेकिन अब हम कोशिश करेंगे कि भी हमारी जो क्लासेज होंगी वो रेगुलर होंगी। ठीक है, मेरा आपसे निवेदन है कि भी आप साथ के साथ रिवीजन करते रहिए। अगर एक आध बार बीच में क्लास मिस भी हो जाती है तो आप पिछले वीडियो देख करके अपना पुनः रिवीजन कर सकते हैं। क्या होता है भाई, जो जीके का मैंने बताया पोर्शन इतना इजी नहीं है, अगर भी एक बार की क्लास में हो जाएगा आपसे, मतलब माइंड में सारी की सारी चीज़ें सेट हो जाएगी। जीके के लिए आपको बार बार रिवीजन ही करना पड़ेगा। ठीक है ना, आर्टिकल नंबर 123 तक हम कर चुके हैं। ठीक है, जो कल का आर्टिकल होगा वो होगा हमारा आर्टिकल नंबर 124, जिसमें हम सुप्रीम कोर्ट की संरचना के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।